नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बार-बार कहता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर्स के लिए हो, चाहे आप अब इन्वेस्टर के लिए हो, चाहे आप वो इंट्राडे भी करते हो, तो सबसे पहले कंपनी के कुछ डेटा को आपको देखना होगा। वो है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डेटा। अगर वो दोनों ठीक-ठाक है, उसके बाद अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सपोर्ट दे रहा है, तो ज़रूर उस कंपनी के ऊपर काम करिए। तो उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं आज एमसीएक्स के ऊपर दिखाऊँगा। क्योंकि जब इसके ऊपर एंटी बना था, तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था और फाइनली पिछले दिनों में टारगेट अचीव कर चुके हैं, वो भी मैं आज आज शेयर करूँगा। तो किस तरीके से अगर आप पेशेंस के साथ बने रहे सही कंपनी के ऊपर, तो वो किस तरीके से आपको रिटर्न देते हैं और कितने जल्द दिनों के बाद रिटर्न मिलता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो, अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम क्या है? एमसीएक्स। देखिए, एमसीएक्स के बारे में चर्चा करूँ, तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। अभी देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखिए, फाइनली यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है, वो फाइनली टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। जो टारगेट था 3128 रुपीज़ के आसपास और एंट्री लेवल कहाँ पे बना था? 2200 रुपीज़ के नीचे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है, वो कितने दिनों में टारगेट हुआ? अगर मैं एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट कितना टारगेट मिला? 46% के आसपास। और कितने दिनों में मिला? 43 डेज़ में। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 43 डेज़ में 46% के आसपास टारगेट। मतलब हर दिन 1% से भी ज़्यादा 1% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? सिर्फ 2 मंथ भी नहीं हुआ, 1 पॉइंट 1.5 मंथ्स हुआ है, तो उस जगह पे भी कंपनी इतना शानदार रिटर्न दिया। अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर रिटर्न आपको किस तरीके से मिला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बना था? एक बिग कप बना और उसके बाद क्या बना? एक हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि जब इस तरीके से पैटर्न्स कंप्लीट हो, तो आपको उस पैटर्न के हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए पहले भी एक पैटर्न बना था, उसका भी पहले एक टारगेट बना। तो पहले एक टारगेट यहाँ पे बना, दूसरा टारगेट यहाँ पे बना। 2 टारगेट बना, 2 ईज़िली टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो मैं आपको टारगेट बनाए इसका मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि आप भी कल जाकर बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए, इस तरीके से पैटर्न देखकर बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि आपको मैं हमेशा सिखाने के लिए सारी चीज़ों को दिखाता हूँ और जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत सारे ट्रेड्स मेरे खुद के भी ट्रेड हैं। मैं खुद इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके। अभी इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? क्या सही में जब भी कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बने और उसका ब्रेकआउट हो, क्या एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको उसके पहले कंपनी का फंडामेंटल्स देखना चाहिए। तो फंडामेंटल्स सबसे पहले क्या देखना है? कंपनी का कर्जा कितना है? ज़ीरो। इनकम अच्छा है। पी रेशियो ठीक-ठाक है। सॉरी, पी रेशियो बहुत हाई हो चुके हैं। अभी हाई इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी लगातार बाइंग किया जा रहा है। तो इस हाई पी रेशियो में बाय मत करना। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं बाय करूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस सिचुएशन में बाय करना मतलब बहुत बुरी तरीके से फँसना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। अभी बेस्ट मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है, वो सेल्स के मामले में सेल्स कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता देखने को मिले और कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि एमसेक्स शेयर प्राइस टच 52 वीक हाई as board decide to record technology cost for old platform from MCXCCL। इसका मतलब बोर्ड बता रहा है कि जो इसका जो नया प्लेटफॉर्म बना है MCXCCL, इस प्लेटफॉर्म के जो टेक्नोलॉजी जो कॉस्ट है, इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है वो ज़्यादा हो चुके थे। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। आप ध्यान से इस चीज़ को देखना कि कंपनी का जो लॉसेस होने का पीछे कारण कौन-सा है? एक्सपेंस। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कंपनी के इसका ज़्यादा एक्सपेंस होने के कारण है, कंपनी नया जो सेटअप बनाया, नया जो
एमसी यहाँ पे जो बताया जा रहा है MCX CCL जो बनाया गया, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी के पीछे जो खर्चा हुआ, उस खर्चे को इस बार देखा जाए तो इसीलिए कंपनी का लॉस हुआ। उल्टा कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है क्योंकि सेल्स में कुछ कमियां नहीं है, सेल्स तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। सिर्फ आपको लॉसेस इस बार देखा, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में आपको लॉसेस नहीं प्रॉफिट दिखेगा। तो बाकी क्या होने वाला है तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, सिर्फ भरोसा नहीं, ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि पब्लिक से कई गुना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, वो ज़रूर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो मतलब अपडेट है, वो है नेक्स्ट कंपनी का अपडेट जो है वो है येस बैंक का। देखिए येस बैंक के ऊपर भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, एक नहीं दो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, और दोनों में अगर इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न हम लोगों को देखने को मिले किसी भी कंपनीज के ऊपर, और उस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक भी हो, तो क्या करना चाहिए, कौन सा पैटर्न को यूज करना चाहिए, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में चेक करूंगा। कंपनी का सेल्स देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। पिछली बार जो सेल्स था 5,400 करोड़, वो बढ़ के हो चुके 6,700 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट भी देखिए 3,400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके 229 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सब कुछ तो ठीक ठाक है, उसके साथ साथ कंपनी एनपीए को सबसे कम किया इस सालों में। अगर पहले एनपीओ देखा जाए तो कंपनी 4% 5% के आसपास एनपीओ यहाँ पे मतलब एनपीओ यहाँ पे कर रहा था। कंपनी का एनपीओ अभी घट के हो चुका है कितना, 0.90% के आसपास। तो मतलब कंपनी का एनपीओ जो इतना ज़्यादा था वो एनपीओ को कम किया, जो बैंक के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। अभी एनपीओ होता क्या है, देखिए एनपीओ का मतलब है बैंक ने जिस व्यक्ति को, जितने सारे व्यक्ति को, जितने सारे कॉर्पोरेट को लोन दिया, वो बैंक कितने लोन उस मार्केट से उठा पाए। अगर मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 व्यक्ति को लोन दिया और तीनों में 2 व्यक्ति तो लोन पेमेंट किया, पैसा भी वापस किया, मगर एक व्यक्ति वो बता रहा है कि मैं लोन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मान के चलिए तीनों व्यक्ति को 1-1 लाख करके लोन दिया गया था और 2 लाख लोन इंटरेस्ट के साथ बैंक को मिल गया। अभी एक व्यक्ति 1 लाख रुपया में 50,000 लोन चुका पाए, बाकी वो जो 50,000 लोन है वो अभी बता रहा है कि मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। तो वो ही 50,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ जो बनता है, वो बैंक के लिए क्या बनेगा, एक एनपीए। बैंक के लिए बनेगा वो प्रोविजन, तो वही प्रोविजन एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के जो सिचुएशन है वो तो ठीक ठाक हो रहा है, इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आप देखेंगे तो एफआईएस के पास होल्डिंग ना के बराबर था, वो होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिले। 8-7-8% से होल्डिंग को बढ़ाकर कर चुके हैं 23% के आसपास। उसी तरीके से अगर डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और पब्लिक के पास तो होल्डिंग है ही। प्रोमोटर तो पहले ही माल बेचकर भाग गया, क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो था वो होल्डिंग अभी जीरो हो चुके हैं, क्योंकि राणा कपूर जी ने इस कंपनी का हालत ही खराब कर दिया था। उसके बाद इस प्रोमोटर का होल्डिंग जीरो हो चुके हैं। अगर मैं ईयर पे ईयर बेसिस दिखा दूं तो 2022 तक प्रोमोटर के पास होल्डिंग था छोटे मोटे। उससे पहले देखिए 20% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास था। मान लेते हो बैंकिंग सेक्टर में उतना ज़्यादा प्रोमोटर का होल्डिंग नहीं रहेगा, फिर भी आज जीरो होल्डिंग है। जीरो होल्डिंग बहुत सारे कंपनीज के ऊपर भी है, मगर कंपनी का प्रोमोटर ही पूरा का पूरा मतलब सिचुएशन खराब कर दिया इस कंपनी का। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। आप देखेंगे तो येस बैंक शेयर व्यूज एट इंडियन फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 2023। तो इसका मतलब है कंपनी बता रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म होने जा रहा है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में येस बैंक का ग्रोथ जो है वो शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। आप देखेंगे द प्राइवेट लीडर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेड कि कंपनी के जो गुड मोमेंटम है, वो फाइनेंशियल जो मोमेंटम है वो गुड मोमेंटम देखने को मिला। येस बैंक मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इट्स चूजन एरियाज, मतलब कंपनी स्ट्रांगली प्रोग्रेस कर रहा है, और वो भी रिटर्न ऑफ एसेट के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न ऑफ एसेट मेंटेन किया। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज खुद खुद बताया। तो सोचिए जब बैंकिंग के ऊपर इतना पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, तो उसका तो ऊपर धमाका देखने को मिले ना मिले, थोड़ा थोड़ा करके तो अप टेन मोमेंटम दिखेगा ही। तो उसी का नजरिया आपको चार्ट पैटर्न में देखने को मिल जाएगा।
अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना था। पहले क्या बना? यहाँ पे बना मतलब पहले जो पैटर्न बना था वो पैटर्न क्या है? यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बना। 1, 2, 3, 4 4-4 बाइंग कैंडल बना। इस बाइंग कैंडल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल टारगेट रेशियो बना वो कितना है? 39 के आसपास। तो इस तरीके से जब भी कोई एंटी लेवल बनता है तो आपको हायर लेवल को मार्किंग करना है, लोअर लेवल को मार्किंग करना है। और इसका एंटी कहाँ पे होगा? जब भी लोअर लेवल को टच करेगा वहाँ पे एंटी बनेगा और टारगेट बनेगा हायर लेवल तक। अगर एंटी तो यहाँ पे बना, ऊपर तो गया मगर नीचे चले आए। तो इस तरीके से क्यों सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके पीछे रीजन है। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि आपको ये बोल चुका हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बने तो जो लोअर रेंज है वो हमेशा 200 डेज ईएमए के नीचे बनना चाहिए। मगर मतलब इस तरीके से अगर पैटर्न क्रिएट होता तो हायर कंफर्मेशन मिलता कि वो जब भी नीचे टच करे तो यहाँ पे एंटी बनेगा, यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो आप कहेंगे सर क्या इस तरीके से जो पैटर्न बना है क्या इसके ऊपर हम लोग अगर पैटर्न हम लोगों को पता मतलब सॉरी हम लोग को इस तरीके से पैटर्न अगर दिखे क्या हम लोग को एंटी लेना चाहिए? मैं जरूर कहूँगा मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से इस तरीके से एंटी लेवल को अवॉइड करिए क्योंकि वो एंटी लेवल 200 डेज के नीचे नहीं एंटी हुआ तो कंफर्मेशन जो है वो बहुत वीकनेस में है। अगर मान ही लेता हूँ कि यहाँ से धीरे धीरे करके वो अपटेन में जाकर टारगेट भी अचीव करे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और कोई चांसेस भी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी भी कम हो जाता है। अभी दूसरा जो एंट्री पॉइंट बना क्या बना? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो इजीली यहाँ पे जो एंट्री लेवल बना है इस एंट्री लेवल से टारगेट तक देखो तो 22% का टारगेट बन सकता है। हाँ इस पैटर्न में दम है क्योंकि 200 डेज ईएमए के ऊपर भी बना है और एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर के पैटर्न्स भी कंप्लीट किया है और कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी ठीक है। तो उस बेसिस में देखा तो कंपनी के ऊपर ये टारगेट अचीव होने का चांसेस है। आप वॉच करते रहिए, स्टडी करते रहिए। जब भी मौका मिले तो इस तरीके से सिचुएशन जब भी बने तो उसके ऊपर आपका रिसर्च के हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर जब भी गवर्नमेंट फोकस रखना स्टार्ट किया, जब भी गवर्नमेंट इसके ऊपर पुश करने के लिए अनाउंसमेंट भी कर रहा है बहुत सारे, तो सोलर प्रोजेक्ट कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उनमें से केपीआई ग्रीन एनर्जी भी एक कंपनी है जिस कंपनी का पुश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी क्वेश्चन मार्क ये आएगा तो इस कंपनी के ऊपर अभी क्या राय है? अभी देखेंगे तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो भी सस्ते प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला और कंपनी का इनकम भी ठीक ठाक है। डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अभी कर्जा इतना क्यों लिया गया वो पहले समझिए। कंपनी पहले जो कर्जा लिया था 40 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के हो चुके हैं कितना? 800 करोड़ के आसपास। तो अभी इतना कर्जा क्यों लिया गया? देखिए कंपनी का जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लीज लाइबिलिटी के लिए है। तीनों तरीके से आपको कर्जा दिखेगा। अभी कर्जे की ज़्यादा होने के कारण है कंपनी के देखिए ट्रेड रिसीवेबल में कितना पैसा कंपनी को लगेगा ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को मिलने के लिए। कंपनी नया प्रोजेक्ट के ऊपर 203 करोड़ के आसपास पैसा लगेगा। नया ट्रेड रिसीव कंपनी किया 203 करोड़, तो इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी के देखिए ट्रेड पेबल में 122 करोड़ के आसपास पैसा बाकी है, पेमेंट भी करना होगा। तो 122 करोड़ और 203 करोड़ तो ऑलमोस्ट 325 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। अभी कंपनी के हाथ में पैसा कितना है वो भी देख लीजिए। कंपनी के हाथ में पैसा है 110 करोड़। तो 325 करोड़ और उसके साथ-साथ अगर 110 करोड़ अगर माइनस करें, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलेगा, 215 करोड़ के आसपास। तो 215 करोड़ उसके साथ-साथ नया-नया प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। तो इसलिए कंपनी क्या किया, इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने कर्जा उठाया। तो कर्जा ज़्यादा है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वीकनेस भी है, क्योंकि कंपनी का आज क्वार्टरली रिजल्ट शानदार हो रहा है, तो इसीलिए कर्जे को मिटाने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो सोचिए अगर सेल्स में वीकनेस देखने को मिल जाए, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा-सा एक इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप हमेशा कंपनी के ऊपर इस सारे सिचुएशन को देखते हुए काम करना। एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस के बारे में बात करूँ, तो एफएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था। आज वो धीरे-धीरे करके होल्डिंग को बढ़ाया और इस बार 4.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज़ के ऊपर ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर आगे चल के एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ, तो परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो कंपनी 50% के उस पर
आसपास कंपनी डिलीवरी यहाँ पे परसेंटेज को ऐड किया। तो जितना डिलीवरी ऐड किया जाएगा उतना ही शेयर प्राइस में अप मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। देख सकते हैं कि केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर्स 52 वीक हाई एज सब्सिडरीज बेग सोलर पावर ऑर्डर। मतलब क्या है, केपीआई जो ग्रीन एनर्जी है इसका भी सब्सिडरीज कंपनी है, उसको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 52 वीक हाई इसीलिए अचीव किया कि उसका जो सब्सिडरीज कंपनी है उसको बेग सोलर पावर ऑर्डर, मतलब उनको एक सोलर पावर ऑर्डर मिला है। और वो भी किस फाइनेंशियल ईयर में, 2024 से 2025 इस टाइम में उसको प्रोजेक्ट शेड्यूल किया गया है। तो इस तरीके से अगर खुद का जो मतलब अ, देखा जाए तो सब्सिडरीज कंपनी है, अगर उसको फायदा होगा तो डायरेक्टली कंपनी को भी फायदा होगा। तो कंपनी के ऊपर इस मैसिव जंप होने के पीछे रीजन तो यही है। तो उस कारण के वजह से कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो देखिए केपीआई ग्रीन के ऊपर एक लंबा जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी ब्रेकआउट करेगा एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद बड़ा धमाका देखने को मिला है। अगर मैं इस ब्रेकआउट से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और इस तरीके से जनरेट किया वो भी देखा है तो 1 मंथ के अंदर अंदर। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहा है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 1 दिसंबर में आपको एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो आप बोनस के शौकीन हैं, बोनस पाना चाहते हैं किसी भी कंपनीज के ऊपर, तो पहले उस कंपनी को वो रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।